सबसे पहले यही है कि इस देश में जो गरीब लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो गांव गरीब मजदूर और किसान के रूप में रहते हैं, उनके जीवन को सुसह्य बनाना ये हमारे लिए सबसे बड़ा मिशन है। और इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी ये असंभव है ऐसा मुझे नहीं लगता, पर विज्ञान और तंत्र विज्ञान ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत है और इसका सही उपयोग करने के बाद हम लोग इस देश को सुखी, समृद्ध और संपन्न बना सकते हैं। एक बात जरूर है जो विज्ञान भारती से मैं प्रार्थना करूंगा कि जो सोचते हैं या विज्ञान में अच्छे प्रयोग करते हैं उनके बीच में और सरकार में कोऑपरेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है और कम्युनिकेशन नहीं है। तो विज्ञान भारती ने ये काम करना चाहिए और मैं ये जिम्मेदारी लूँगा कि जो बात आप कहेंगे उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना सबसे पहले मेरे सामने के जो प्रश्न है वो आपके सामने इसलिए रखता हूँ कि आप अगर जवाब देंगे तो मेरा उसमें से काम आसान होगा। मैं शिपिंग में और रोड सेक्टर में डिपार्टमेंट मेरे पास है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो 60,000 करोड़ की अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी और राष्ट्रीय महामार्ग की दूसरी 60,000 करोड़ की योजना, ये दोनों योजना बनाने का अवसर मुझे मिला। तो तब मुझे मालूम नहीं था, ज्ञान नहीं था, पर उस समय अभी मुझे लगता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है कि इनलैंड वाटरवेज इसके पीछे जो ध्यान देना चाहिए था उस समय नहीं दे सके। अगर हम रोड से जाते हैं तो 1.5 रुपये खर्चा आता है और अगर हम रेलवे से जाते तो 1 रुपये खर्चा आता है और अगर हम वाटरवेज से जाते तो 50 पैसे खर्चा आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनलैंड वाटरवेज ये हमारे देश में अगर जिस प्रकार से रोड का नेटवर्क है वैसे इसका अगर नेटवर्क खड़ा होगा तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। गंगा और यमुना का दोनों प्रोजेक्ट वॉर फुटिंग पर हमने लिए हैं और कठिन है काम खूब। और इनलैंड वाटरवेज का भी मुझे जब जितने डिटेल में जा रहा हूँ तो मुझे लगता है इसमें बहुत क्षमता है। हल्दिया पोर्ट पर 3 मिलियन टन कोयला फरक्का पावर पोर्ट के लिए हमने शिपिंग के लिए उनको अलाउ करके मदद की है और उसको जाने की अब शुरुआत हो गई है, क्योंकि 1 महीने में ज़्यादा समय नहीं हुआ है और यमुना और गंगा का प्रोजेक्ट का लगभग प्रोफाइल हमने पूरा किया है। दोनों जगह जो हमारी कल्पना ये है जिसमें आप सबका मार्गदर्शन और मदद मिलेगी तो और अच्छा होगा कि पहली बात ये कि हम लोग दोनों नदियों के बीच में 45 मीटर की विड्थ का ट्रेजिंग करके 5 मीटर का ड्राफ्ट खड़ा करके हम इसमें से जगह जगह पर टर्मिनल्स बनाकर, जैसे एयरपोर्ट बने हैं वैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं एयरपोर्ट इतने सुंदर बस पोर्ट भी बनने चाहिए। अब हेलीपोर्ट भी बनाना है और सी पोर्ट भी बनाने हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये जगह जगह पर गंगा के ऊपर ऐसे 24 टर्मिनल स्टेशन बनाए और जिसमें हम गुड्स ट्रांसपोर्ट भी कर सकें और उसके लिए पैसेंजर के लिए भी कर सकें, ऐसी योजना है। अब ये योजना में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इसमें आपकी मदद चाहिए कि जो पानी है अविरल और निर्मल गंगा करने का हमारा सपना है। कानपुर में 25 टैनरी इंडस्ट्रीज अधिकृत है और 47 अनधिकृत है और जगह जगह पर गंदा पानी गंगा में जाता है, यमुना में जाता है। तो ये वाटर का क्या करना, ये सबसे बड़ा प्रश्न है और इसका अध्ययन आप जैसे लोग करके अच्छा सोल्यूशन बता सकते हैं। मैं नागपुर का हूँ और नागपुर ये देश का पहला शहर है कि इसमें मैंने एक प्रोजेक्ट ड्रीम किया था और वो अभी चल रहा है। हमने हमारा गंदा पानी, टॉयलेट का पानी 18 करोड़ रुपए में भेज दिया। वो पानी को रिसाइकलिंग करके हम महाराष्ट्र सरकार के पावर जनरेशन कंपनी को दे रहे हैं और उसके हमको 18 करोड़ रुपए मिले। कल मैं जब मुंबई पोर्ट में था तो मैंने तुरंत उनको कहा कि 12 MLD पानी आपको लगता है पूरा रिसाइकलिंग करने का प्लान पहला डालिए, समुद्र में मत छोड़िए।
अब प्रश्न ऐसा है कि ये जो इसके बारे में बहुत सी टेक्नोलॉजी है, पानी इस विषय पर इतनी टेक्नोलॉजी है कि कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी है, सस्टेनेबल है, कॉस्ट सेविंग है, एनर्जी सेविंग है। इसमें अगर आपके बीच में भी अगर जैसे थिंक टैंक होते हैं, जैसे अभी हम प्लानिंग कमीशन की भी चर्चा हो रही है, तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि ये कैसा कैसा हो सकता है। तो मैं ऐसे इंटरनेट पर देख रहा था कि केवल भारत और पाकिस्तान में प्लानिंग कमीशन है, चाइना में चाइना रिफॉर्म डेवलपमेंट कमीशन करके है, और अमेरिका में थिंक टैंक है। तो चाइना जैसा रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट, फ्यूचर डेवलपमेंट या एज अ कमीशन और विथ थिंक टैंक्स, ऐसा अच्छा मॉडल हो सकता है। अब कौन सा करना ये तो बाद में प्रधानमंत्री और सरकार तय करेगी। पर इस थिंक टैंक में अगर अलग अलग सब्जेक्ट्स के 150-200 सब्जेक्ट्स के हैं, कंसर्निंग लोग अगर बैठकर अगर सोचते, जैसे ड्रिंकिंग वाटर में ही रूरल डिपार्टमेंट में जो हम पानी दे रहे हैं उसमें इतनी टेक्नोलॉजी है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सी टेक्नोलॉजी। हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम घोषित कर रहे हैं, 8,000 करोड़ का कार्यक्रम है। अब फाइल मेरे पास आई है कि नाम क्या रखना और कार्यक्रम कैसे शुरू करना, पर मुझे इस बात का पता नहीं कि ये टेक्नोलॉजी जो मुझे रिकमेंड की हुई सही है कि अच्छी है कि नहीं है। और इसलिए पानी में, चाहे गंदे पानी को अच्छा करने के लिए या ड्रिंकिंग वाटर के लिए हो, व्हाट इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसमें आप लोग जरूर मदद करिए। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि पानी के साथ साथ ये जो सेक्टर है, इसमें अभी हम लोग, मैं 4 दिन पहले मुंबई में था और हमने सी प्लेन अलाउ किया और शुरू किया, और अब मैं एविएशन के साथ पॉलिसी बना रहे हैं कि हम लोग 6 महीने के अंदर देश में सी प्लेन शुरू करें जो पानी पे उतरेंगे, ताकि सी पोर्ट बनेंगे और तालाब या बड़े बड़े डैम में उतरेंगे, वहाँ टर्मिनल होगा और एयरपोर्ट की जगह वाटर पोर्ट खड़े होंगे, और उसके कारण भी हमारे ट्रांसपोर्ट आसान हो सकती है। कल मैंने मुंबई में परमिशन भी दे दी और शायद एक 4 से महीने में जूहू से नरीमन पॉइंट तक सी प्लेन शुरू होंगे। कल्पना यही है कि हम लोग मुंबई से गोवा, रत्नागिरी, कोचीन, कोयम्बटूर, हमारे पास 12 पोर्ट्स हैं, और 12 पोर्ट्स और 200 माइनर पोर्ट्स हैं, 12 मेजर पोर्ट्स हैं। इसमें अगर पैसेंजर टर्मिनल्स बनते हैं और उसमें सी प्लेन अगर आते हैं, तो वो भी एक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत बड़ा, सस्ता और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में खड़ा हो सकता है। उसमें टेक्नोलॉजी बहुत सी है। अभी कल मैंने एक बस देखी जो आज यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कल मुझे दिल्ली में उसका प्रेजेंटेशन होने वाला है। वो बस रोड पे भी चलती है और पानी पे भी तैरती है, 3 नॉटिकल माइल के हिसाब से चलती है। और वो बस मैंने देखी और मुझे लगा कि ये सबसे बड़ा, मुंबई जैसे शहर में अगर बसेस ऐसी रोड और पानी दोनों पे चलेगी तो कितना बड़ा ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो कल उसका प्रेजेंटेशन है और हम उसको इनलैंड वाटरवेज में, चाहे रिवर्स का भी हो या सी का भी, उसका उपयोग कर रहे हैं। आप स्वाभाविक कहेंगे कि नदियों में वाटर लेवल कहाँ से आएगी, तो हम बैरेजेस बना रहे हैं। गंगा में 24 बैरेजेस बनाने का प्लान है, और हर बैरेजेस में ऐसी सिस्टम रहेगी, जब शिप आएगा तो जैसे रेलवे का फाटक होता है ऊपर जाता है, वैसे शिप आगे जाएगी फिर नीचे आ जाएगा। सिस्टम इस वर्ल्ड में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, काफ़ी जगह पर है। और उसमें से ये अगर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। केवल गंगा के अगर आजू बाजू में देखें तो 12 पावर प्रोजेक्ट हैं। हम कोल इंपोर्ट करते हैं, और गुजरात के मुद्रा में जो कोल इंपोर्ट होता है वो उड़ीसा में ले जाते हैं, और उड़ीसा का कोल निकाल करके गुजरात में पहुंचाते हैं। सब उल्टा काम शुरू है, वी आर वेस्टिंग द फ्यूल। तो मैंने पावर मिनिस्टर को कहा कि जो कोस्टल एरिया के हैं उनको कहो कि आप इंपोर्टेड कोल पर चलाओ, और जो हमारे इसमें गंगा या बाकी जगह पर, जैसे फराक्का की बात मैंने कही, और इंपोर्टेड कोल लाकर अगर हम वो शिप से ले जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ी बचत होगी। और इसलिए ये जो वाटरवेज है, पीने का पानी और वाटरवेज में, इसमें दोनों बातों में भी और अच्छी बातें जो होगी, जो आपके सामने सुझाव होंगे, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। जो रोड का सेक्टर है उसमें ऑलरेडी मैंने निर्णय किया कि इसके बाद रोड कंक्रीट के बनाएंगे,
क्योंकि एक देखिए कि हमारे देश को अगर हमको संपन्न बनाना है तो इंपोर्ट कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। हमारे देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इम्बैलेंस $350 बिलियन का है। इतने आईटी इंजीनियर्स हमारे देश में अच्छे होने के बाद में भी $60 बिलियन इंपोर्ट हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर में है। 60,000 करोड़ का एडिबल ऑयल, अब 80,000 करोड़ का इस साल होगा, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारे देश में 6 लाख करोड़ का पेट्रोल डीजल गैस क्रूड के रूप में इंपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा क्राइसिस एनर्जी क्राइसिस है। देश का पूरा बैंड बाजा बज चुका है ऐसी स्थिति है। मेरे डिपार्टमेंट में 80,000 करोड़ का एनपीए है, सीडीआर हो चुका है। 2-3 कंपनियां अगर ऐसे निकलेगी कि जो एनपीए में नहीं गई तो 2-3 कंपनियां निकलेगी, बाकी लगभग काम करने की स्थिति में नहीं है। पर हमने वे आउट निकाले और मैंने 2 दिन लगातार सुबह से शाम तक बैठकर 40,000 करोड़ के कामों को स्ट्रीमलाइन किया, प्रॉब्लम सॉल्व किए। अगले 3 दिन में मैं बाकी 40,000 करोड़ को चालू करूँगा। और हमारे सब अधिकारी 200-250 लोग बैठ के जनता दरबार भरता है। मैं कहता हूँ आपको प्रोजेक्ट नहीं चलाना है, टेक ओवर करना है, हमारे पास पैसे, हम टेक ओवर करते हैं। तुमको चलाना है, प्रॉब्लम क्या है बताओ। ये अच्छा है, एल&टी का पास अमरावती सूरत का रोड है, 4,000 करोड़ का रोड है। तो एल&टी के चेयरमैन ने मुझे कहा कि आई एम सॉरी सर, हम ये काम नहीं करेंगे। अब हमको आप 5% पेनल्टी लगाने के बजाय 1% पेनल्टी लगाओ और हम लोग काम छोड़ देंगे। मैंने कहा काम छोड़ने का सवाल नहीं उठता। तुम अगर छोड़ोगे तो मैं 10% पेनल्टी लगाऊंगा, तुमको ब्लैक लिस्टेड करूँगा और ज़िंदगी भर डिपार्टमेंट में काम नहीं करने दूँगा। तुमने मुझे कहा कि क्या करूँगा, मैंने बोला मेरे साथ बैठो, आई विल फाइंड आउट द वे आउट। सबके सामने बैठो कि कहाँ आपको है। अमरावती से सूरत का रोड है, मैंने कहा 4 लेन कंक्रीट का रोड बनाएंगे। विदर्भ का रोड है, मैं विदर्भ से हूँ। कंक्रीट का रोड बनाएंगे, लेटेस्ट डीएसआर के हिसाब से आपको मैं एस्टिमेट तैयार करके देता हूँ। आई विल सी दैट यू विल गेट सम मार्जिन, आप लॉस में नहीं जाओगे। और आपको रोड का काम करना है, भागने की बात करो मत, और भागोगे तो मैं तुमको ज़िंदगी भर ऐसा ब्लैक लिस्ट से करूँगा कि तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। तो नहीं, वी आर रेडी, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। तो हमने लगभग वे आउट निकाले हैं। ऐसे ही पावर सेक्टर में भी है। पावर सेक्टर में बाद में आता हूँ, पर आज की आर्थिक स्थिति में रूरल और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्वदेशी तंत्रज्ञान का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं। दूसरा है फ्लैश। थर्मल पावर प्लांट से इतनी फ्लैश निकलती है कि आप जो सीमेंट खरीदते हैं उसमें 35% फ्लैश वैसी डाली हुई है। पर अब ऑस्ट्रेलिया में एक बिल्डिंग बनी है कि फ्लैश में अगर केमिकल ऐड करके हम कंक्रीट रोड भी बना सकते हैं और 10-10, 20-20 मंजिल की बिल्डिंग भी बन सकते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा आपसे आह्वान है कि नाउ द टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। और वेस्ट इनटू वेल्थ वाले काम में आप ज़्यादा काम करेंगे तो उसका ज़्यादा उपयोग होगा। नथिंग इज वेस्ट, यू नीड द टेक्नोलॉजी दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू गोल्ड। और ये इसके लिए स्वाभाविक रूप से फ्लैश जो है इस देश में बहुत बड़ी है और पोल्यूशन के हिसाब से भी इसका प्रॉब्लम है। और हमने अभी सीमेंट का अगर किया तो सीमेंट में वैसे भी अगर रोड बनेंगे तो रोड का लाइफ 200 साल का होगा। ये नागपुर शहर के लोग जानते हैं, मैंने सीमेंट कंक्रीट रोड बनाया, 15 साल हुए, 10 साल हुए, 12 साल हुए, कोई सीमेंट रोड पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो कंक्रीट रोड बनेंगे। ये ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो सीमेंट रोड बनाने से मेंटेनेंस ही करने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे पहले हमारे डिपार्टमेंट के इंजीनियर 10,000 इंजीनियर काम करते हैं। और जब मैंने उनको पूछा कि बिटुमेन रोड की कॉस्ट और सीमेंट रोड में क्या फ़र्क है, तो उन्होंने कहा कि इसमें तो कम से कम 2 गुना फर्क पड़ेगा। मेरे जेब में मैंने रेट एनालिसिस लेकर गया था। या मराठे करके हमारे सेक्रेटरी थे पीडब्ल्यूडी के, यहाँ नागपुर में रहते हैं, उनको मैंने कहा मुझे रेट एनालिसिस बना दो। तो 200 रुपये के बैग का जब रेट एनालिसिस था तो 6% कॉस्ट बढ़ रही थी। सीमेंट की बैग मार्केट में 300 रुपये में मिलती है। मैंने सेक्रेटरी को कहा कि आपको 160 रुपये में सीमेंट की बैग देता हूँ, 8 दिन में पेमेंट देना पड़ेगा। और आज बिटुमेन जो इंपोर्ट करते हैं उससे सस्ता सीमेंट रोड 200 साल कुछ नहीं बन सकता है, फिर आप ये क्यों बनाते हो। तो उन्होंने कहा कि ये रेट एनालिसिस का हम अध्ययन करते हैं। बाद में आए धीरे धीरे। अब मेरे पास सीमेंट इंडस्ट्री में कार्टेल होता है, बड़े बड़े लोग कार्टेल करते हैं। तो मैंने जिसकी चलती नहीं वो भुक्कड़ है जो 20% क्या है उनको बुलाया, हमारे विदर्भ के एक थे
तो उनको कहा कि मैं तुम्हारा 100% प्रोडक्शन करा देता हूँ, सीमेंट कितने में दोगे बैग? 8 दिन में पेमेंट दूंगा। बोले 200 रुपये में। बोला 130 रुपये में देते हो? उसने कहा आखिर में वो 150 पे आया। अब 150 पे आएगा और 8 दिन में पेमेंट, तो सीमेंट रोड ये 8% 6% सस्ते बनेंगे बिटुमेन रोड से, और बिटुमेन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और बिटुमेन रोड का लाइफ 3 साल का है, सीमेंट का 200 साल का है, नो मेंटेनेंस। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर आप कभी जाओगे तो जब मुझे बनाने का सौभाग्य मिला तो 2 लॉबियाँ काम कर रही थी। तो एक्सप्रेस हाईवे कैसे बनाना, बिटुमेन बनाना कि कंक्रीट रोड, रोज़ मुझे लोग अलग अलग मिलते थे। अब एक्सप्रेस हाईवे जो है वो कंक्रीट का बना और उसकी राइडिंग क्वालिटी भी अच्छी, ग्रेडियंट भी अच्छा है। जब उसका टेस्टिंग हुआ था तो 140 किलोमीटर के स्पीड पर मैंने चाय पिया था, और अजीत गुलाबचंद और उस समय एल&टी के चेयरमैन मेरे साथ थे, और मैंने उनको जब कहा कि मैं चाय पीती हूँ, मेरे इसमें चाय गिर नहीं दो, मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे। दोनों टेंशन में थे, और मैंने 140 किलोमीटर के स्पीड पर चाय पिया और एक थेम इधर उधर नहीं हिला, इतना उसका ग्रेडियंट परफेक्ट है। कंक्रीट रोड से बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। फ्लैश ये इसमें बहुत एम्पल अवेलेबल है, तो फ्लैश ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो रिसर्च के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। जो तीसरी बात जो है, जो एनर्जी के सेक्टर की है, और जो मेरा बहुत प्रिय विषय है, मैं उसमें काम करता हूँ, और मैं जितने बातें कह रहा हूँ उतने सबके जवाब आप देख सकते हैं ऐसे मेरे पास, इसलिए मैं थियोरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। बिहार सरकार से ज़्यादा पावर हम तैयार करते हैं और ग्रीन पावर तैयार करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे सुदर्शन जी कहते थे बार बार कि हमारे देश में ये इतना बड़ा इंपोर्ट है पेट्रोल, गैस और क्रूड का, ये सब गल्फ कंट्रीज़ को हम पैसा देते हैं। और मेरा इस बात पर विश्वास है कि इस देश का किसान बिजली और गैस सब तैयार कर सकता है, पर हमारे डिपार्टमेंट में वो भी इंजीनियर ये काम करने वाले हैं। जब मैंने ई रिक्शा को मान्यता दी तो 15 दिन मुझे आर्गूमेंट करती थी इसकी सुरक्षा का सवाल क्या है। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बड़े बड़े जायंट्स में झगड़ा लगा है कि इसका ये आने देना है नहीं आने देना है। अब ये स्थिति ऐसी है कि ई रिक्शा में मैंने हमारे सेक्रेटरी को और सभी लोगों को पूछा, आप बोलते हैं सुरक्षा की बात, क्या साइकिल रिक्शा में कोई सुरक्षा है? इफ़ यू वांट टू कंपेयर ई रिक्शा, यू कंपेयर इट विद द साइकिल रिक्शा। आप मारुति से या नैनो से करोगे तो कैसे होगा? कोई डिपार्टमेंट टस का मस नहीं हिलता था। 15 दिन मैं कहता रहा, 16वें दिन सुबह मैंने उनको बताया मोटर व्हीकल एक्ट मेरे पास है। तो मैंने उनको कहा कि आज मैं आपको एक ऑर्डर दे रहा हूँ। बोले क्या? मतलब 0.65 वैट के ऊपर जो भी व्हीकल होगा वो मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं आएगा। यस सर, लोग राइट इट डाउन। दूसरे दिन जाके मैंने 1.5 लाख लोगों के उपस्थिति में ई रिक्शा की परमिशन दे दी और उसको वहाँ से निकाल दिया। अब कोई सुरक्षा नहीं, कोई इतनी बड़ी फाइल तैयार करके रखी थी, परमिशन ही नहीं देते। हमारे देश में 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आदमी को आदमी खींचने का काम करता है। 2 क्विंटल का काम वो खींचता है, उसमें अगर एनर्जी का उपयोग हो तो नथिंग लाइक दैट। और मैंने कहा पूरे देश में इसके बाद हम ये कोशिश करेंगे कि अब आदमी आदमी को खींचेगा नहीं, और पूरी तरह से आज ई रिक्शा का मॉडल देश में पूरा शुरू है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बायोफ्यूल की, और इसमें हमारे जितने इंस्टीट्यूट ऐसे नियम बनाए हैं कि मैंने ऑलरेडी सेक्रेटरी को कहा कि पूरे सब पूरा नियम जो लेके आओ, वो कागज़ लेके आए, बिल मेरे पास, मतलब जाते समय डस्टबिन में फेंक देना। मैं 2 तारीख को लंदन जा रहा था। हमने लंदन, अमेरिका, यूके, अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी और सिंगापुर 6 देशों के एक्ट का स्टडी करके अब रिपोर्ट तैयार किया है, और विद इन ए मंथ हम लोग फ्यूल पर, बाद में इंजन पर और पोल्यूशन पर इंटरनेशनल नॉर्म्स जो है उसको स्वीकार करने वाले हैं। हमारे देश में एक इंजन को 4-4 साल लगाते हैं उसके रिपोर्ट देने के लिए। अब इथेनॉल ये बायोफ्यूल है, एब्सोल्यूट अल्कोहल है, और इसके ऊपर 100% बस चल सकती है, ट्रक चल सकता है। सैनियो करके कंपनी है, बेंगलोर में आई है, वो मुझे मिलने के लिए आए थे और वो घूम रहे कि हम लोग इथेनॉल पर बस चलाएंगे। मैंने उनको तुरंत कहा कि आपकी 4 बसेस नागपुर ले आओ। अगले महीने में 100% इथेनॉल पर नागपुर में प्रायोगिक तत्वों पर 4 बसेस शुरू हो रही है, इसमें से 2 पोर्ट में आई है, और 100% इथेनॉल पर बस चलेगी तो देश का कितना इंपोर्ट बचेगा। यानी इतना इथेनॉल है कि हमारे केवल महाराष्ट्र में जितनी शुगर, मैंने इस साल आपके सबके गाड़ियों में जहाँ लोग आए हैं
आपके सबके गाड़ियों में हमारा इथेनॉल है। जितना यहाँ के सब पेट्रोल 100 किलोमीटर नागपुर से है, आप सबकी पेट्रोल गाड़ी पर हमने इस समय 1 करोड़ लीटर इथेनॉल दिया है। इथेनॉल का भाव है 42 रुपीज़ लीटर और पेट्रोल का भाव है 80 रुपये लीटर। और अगर 50 रुपये लीटर में भी इथेनॉल दिया जाएगा तो कितना बचत होगी। और इतना हमारे देश में अंधेरा है, उसको दूर करना है कि बजाज मुझे मिले, बजाज स्कूटर के, उन्होंने 100% इथेनॉल पर बाइक तैयार की और वो ब्राज़ील में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा राजीव को कि एक बाइक मुझे दो, मैं ग्रीन कलर लेके नागपुर में घुमाता हूँ कि इसको प्रचार, क्योंकि लॉबी बहुत स्ट्रांग है। ये जो पेट्रोल डीजल गैस इंपोर्ट करने वाली लॉबी है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जब हमने निर्णय किया कि 10% का, तो थक गए। शरद पवार मुझे कह रहे थे मैं थक गया, इतने बार हो गया। तो इस बार जब बात आई तब मैं उसमें थोड़ा सा, मेरा गुडविल अच्छा नहीं है, आई नो हाउ टू गेट इट डन। तो मैंने उनको कहा कि 10% करना कि नहीं करना बता के आओ। एक बार हमारे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख महाराष्ट्र में थे, उन्होंने सभी ऑयल मिल के चेयरमैन को इतना कहा कि तुम अगर इथेनॉल नहीं ऐड करोगे तो तुम मुंबई में कैसे रहते हैं मैं तुमको देखता हूँ। फिर भी उन्होंने नहीं ऐड किया। अभी 10% का निर्णय हुआ है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि उसे दवाई दी गई होगी। अब 100% इथेनॉल पर ये हो सकता है। केवल महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में इतनी क्षमता है कि हमारा 6 लाख करोड़ का इंपोर्ट 3 लाख करोड़ पर आएगा। 3 लाख करोड़ अगर रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी में गए तो कितना एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा होगा, कितना पोल्यूशन कम होगा। इससे इंडिजिनस फ्यूल, और इसलिए हम लोग हमारे ट्रांसपोर्ट को बायोफ्यूल पे ले जाना चाहते हैं। इथेनॉल की बाइक है, इथेनॉल की सभी बातें। और मैं उस प्रकार का, अभी और एक अच्छी बात है कि हाइब्रिड इंजन्स आए हैं, जो आप लोग और स्टडी करें कि डीजल प्लस बैटरी, पेट्रोल प्लस बैटरी, सीएनजी प्लस बैटरी। और ये हाइब्रिड इंजन में अगर जब हम सीएनजी पर, पेट्रोल पर बस चलाएंगे तो बैटरी जो है इलेक्ट्रिक जनरेट करके बैटरी चार्ज होगी, और इलेक्ट्रिक ये भी हमारी इंडिजिनस फ्यूल है, और सीएनजी भी हमारे हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिजिनस इसमें हमारे एनर्जी सेक्टर में कैसा हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और मैं तो 10 साल से इसके लिए काम कर रहा हूँ। इससे पोल्यूशन भी कम होगा, नया एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में खड़ा होगा, और बहुत अच्छी बात हो सकती है। द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, इथेनॉल जो है ये मोलाइसिस से होता है। तो मोलाइसिस से रेक्टिफाइड स्पिरिट, और रेक्टिफाइड स्पिरिट से इथेनॉल। पर पूना की जो प्राज करके कंपनी है, उन्होंने टेक्नोलॉजी तैयार की है कि बायोमास टू इथेनॉल। अब मैं ये प्रोजेक्ट के पीछे इस सुदर्शन जी के कहने बाद लगातार पीछे पड़ा हूँ। पहले वर्ल्ड का पहला प्रोजेक्ट मेरे यहाँ शुरू हुआ है काम, और एक 3 महीने में पूरा होगा। और कारपोरेशन वेस्ट का भी उपयोग करके इथेनॉल बन सकता है। जो सेल्यूलर जिसमें है, जिस वेस्ट में, वहाँ से इथेनॉल बन सकता है। और इथेनॉल अगर तैयार होगा तो इस देश के गांव, गरीब मजदूर किसानों का कल्याण हो जाएगा, गांव की इकोनॉमी बदल जाएगी। और आज ये संभव है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये अल्टरनेटिव फ्यूल, ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो हमारे देश के भविष्य को बदल सकता है। और इसलिए इथेनॉल के बारे में इम्पोर्टेंट, वैसे हमारे पुणे के आईआईटी इंजीनियर्स ने और अच्छी बात की। उनने बायोमास के पैलेट बनाए, और पैलेट बनाकर एक स्टोव बनाए जो मोटर पे चलते हैं, और 40% ऑफ द गैस के प्राइस में चलते हैं। नागपुर में 1000 रेस्टोरेंट में चल रहे हैं, 12 इंडस्ट्रीज शुरू है, 15,000 लड़कों को केवल हमारे ग्रुप में हमने रोजगार दिया है। वो कॉटन से निकाल कर उसकी पाउडर तैयार करके, एक शक्तिमान करके कंपनी उसको निकालने के सिस्टम में 55 HP के ट्रैक्टर से। अब मेरे यहाँ कम से कम तो इसके ऊपर एक 12-15 हज़ार लड़कों को गांव में काम मिला है। उसके पैलेट बनते हैं और गैस जैसा स्टोव जलता है। अभी आप मुझे मालूम नॉनवेज खाते हैं कि नहीं, या नागपुर में एक सावजी मटन बहुत प्रसिद्ध है, और जितने सावजी वाले उतने हमारे स्टोव यूज़ करते हैं। और सभी रेस्टोरेंट में 1000 लगभग है। और वो पैलेट्स पर गैस, कमर्शियल गैस के 40% प्राइस में गैस मिलता है, नो सल्फर नो CO2। अगर बायोमास का कन्वर्शन अगर गैस में होगा, इथेनॉल में होगा, तो कितना बड़ा इंपोर्ट बचेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि ये क्षेत्र एनर्जी का है जिसमें स्वदेशी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। तीसरा जो फील्ड है जिसमें वो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो वेस्टलैंड का है। अब जो रतनजोत, मोह, साल, करंज, जो नॉन एडिबल ऑयल सीड है, इसके तेल से डीजल बनता है। मेरा प्लांट है, हमने बनाया, हमारे मुख्यमंत्री को घुमाया था, पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं। पर हमारे गढ़चिरौली जैसे आदिवासी क्षेत्र में अगर डीजल बनना शुरू हो जाएगा
तो नक्सलाइट आएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ रोजगार मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जट्रोफा का जो हुआ उसका जो प्रोडक्शन है पर एकड़ वो कम है और उसमें ऑयल परसेंटेज कम है, और इसलिए वर्ल्ड में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसकी प्रोडक्टिविटी और ऑयल परसेंटेज को बढ़ाया गया है। तो आप अगर ये नॉन एडिबल ऑयल सीड का उपयोग वेस्टलैंड में अगर हम करते हैं और वहाँ से अगर ऑयल सीड तैयार करते हैं तो गांव-गांव में डीजल तैयार होगा, और मैं आपको अनुभव के साथ बता रहा हूँ कि इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के डीजल से वो कई गुना अच्छा है और पोल्यूशन को कम करने वाला है और गांव में रोजगार को निर्माण करने वाला है, और ये एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है जिसमें बहुत बड़ा काम हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि आज हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में सरकार में किसी को पता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि कोऑपरेशन अब ये नीरी है यहाँ। हर बार में उनको हम एग्रीकल्चर एग्जीबिशन करते हैं नागपुर में, 3-3 लाख होते हैं, गिरीश भाऊ बैठे, हम सब लोग मिलकर विदर्भ के किसानों को बुलाते हैं। मैं उनको बोलता हूँ फुकट में स्टॉल लगाओ, बताओ तो आपकी टेक्नोलॉजी किसानों को, तो भी उत्साह नहीं दिखाते। टेक्नोलॉजी आपने लेबोरेटरी में किसका उपयोग किया? टेक्नोलॉजी को अगर हम गांव तक नहीं ले जाएंगे, गरीब तक नहीं ले जाएंगे तो मतलब नहीं है। और इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके बारे में लोगों को जानकारी होना, इसमें भी आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इसमें जो वेस्टलैंड है, जब मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रिपोर्ट मैंने तैयार किया था, गिरीश भाऊ को पता है, तब मोहन धारिया थे, और उसके ऊपर हमने एक निर्णय किया कि इसके बाद रोड के बाजू में पेड़ लगाएंगे, और वेस्टलैंड का भी एक उसमें लिया था। मैं आपको और बता सकता मुझे खुशी हो रही है कि इसके बाद हमने रोड के बाजू में पेड़ को काटने के लिए जो चल रहा था उसको बंद किया है। मैंने ऑर्डर लिखा, पेड़ कटेंगे नहीं। एक बेंगलोर की कंपनी है, वो ट्रेलर मोल्टेड एक इंजन है, वो पंजा ऐसा आता है, एक अच्छा गड्ढा भी करता है और पेड़ निकाल कर ट्रांसप्लांट करता है। नरेंद्र भाई ने मुझे कहा कि गुजरात में मैं एक बार डिस्कवरी चैनल देख रहा था, तो मैंने कनाडा से एक मशीन लाया, तो तुरंत मैंने डिपार्टमेंट में ढूंढो। अब मुझे मेरे पास 10-12 कंपनी के, और 8 दिन के बाद मैं मीटिंग बुलाकर सब कॉन्ट्रैक्टर को कि झाड़ नहीं तोड़ना, ट्रांसप्लांट करना। और अगर उस क्षेत्र में ऑलरेडी नरेगा में मैंने पेड़ लगाने की स्कीम को डाल दिया, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे और विलेज रोड पर आप झाड़ लगाओ, और पुअर फैमिली को एक झाड़, एक पेड़, एक गाय और एक परिवार, इसमें इकोनॉमी चल सकती है। और गांव में अगर ये पेड़ भी एक अच्छा हो तो 50-50 पेड़, अगर जैसे रत्नागिरी में है, कोकण में ये अल्फांसो आफूस का आम है, इसके अगर 50 पेड़ अगर एक गरीब फैमिली को मिले तो एक एक पेड़ 50,000 रुपये का इनकम दे सकता है। तो इसके कारण कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, गरीबी दूर होगी। तो हमने तय किया है कि ये रोड पर हम पेड़ लगाएंगे, कंपलसरी किया है, मैंडेटरी किया है। अभी आप नागपुर से अमरावती जाओगे नेशनल हाईवे पर, तो नागपुर से कुंडाली तक कॉन्ट्रैक्टर ने पेड़ नहीं लगाया, और जब तड़ेगांव से आगे जाओगे आप अकोला की तरफ, तो अमरावती एंड तक दोनों बाजू में पेड़ लगे। तो मैंने तुरंत कॉन्ट्रैक्टर को बुलाना, इसके पेमेंट वगैरह रोक दो सर, जब तक पूरे पेड़ नहीं लगाता इसको पैसे मत दो, क्योंकि ये इसमें कॉन्ट्रैक्ट में है पर उसका अमल नहीं हो रहा है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमको नया एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कैसे तैयार हो गाँव में, रोजगार की निर्मित कैसे हो, और गरीबों को उसमें अवसर मिलके विज्ञान और तंत्र विज्ञान का उपयोग करके उसका जीवन कैसे सुसह्य बने, इसके आधार पर नीतियाँ बनानी पड़ेगी। तो देश में हम सही दिशा में जा सकते हैं, इंपोर्ट भी कम हो सकता है। आखिरी में एक बात जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की है, जिसमें भी मैं काम करता हूँ। मैं एक सत्य घटना आपको बता रहा हूँ, यहाँ के हमारे नागपुर के लोगों को पता है। जैसे अभी मैंने उनको शर्मा करके यवतमाल में किसान है, और पालेकर जी है, दोनों को, और गिरीश भाऊ को भी मैं 24 घंटे में उनको अपॉइंट कर देता हूँ आपको, ताकि वो हमारे सरकार की मदद कर सके जिस फील्ड के हैं। तो उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की सत्य घटना बता रहा हूँ। एक बार मौदा में मुकेश अंबानी आए थे, रात को मेरे घर भोजन के लिए आए थे, गप्पे मार रहे थे, 2-3 घंटे बैठे, रात को 12-1 बजे तक बैठे और फिर वो चले गए। तो जाते समय हमारे यहाँ नागपुर चंद्रपुर तरफ पाटिल करके किसान है, उसके बाद सीताफल थे और चिक्कू बनाते। हमारे यहाँ बाजू में एक सुपर बाजार है हमारा कोऑपरेटिव, उसमें हमने उसको बेचने के लिए मदद की थी। तो वो एक सीताफल इतना बड़ा था, इन्होंने देखा है बहुत से लोगों ने। उसने क्या किया कि 200 लीटर पानी में 20 लीटर देशी गाय का गोबर, 20 लीटर गोमूत्र, 10 लीटर गोमूत्र, 10 किलो गोबर, 1 किलो गुड़ और 1 किलो बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी, और ये डाल के वो गरगट बनाकर मड़ पंप से उसको स्प्रे किया।
नो फर्टिलाइजर, नो पेस्टिसाइड, इतने टेस्टी है। परसों में चिक्कू लाया तो मैं यहाँ से 6 बैग लेके गया और नरेंद्र मोदी जी के भी घर पे भेज दिया 1 बैग कि ये ऑर्गेनिक चिक्कू है। इतनी टेस्ट अच्छी है कि मैंने अपने डिपार्टमेंट के 6 सेक्रेटरी को, मेरे साथ बैठे थे, सबको चिक्कू खिलाया। तो वो इतने हैरान हो गए कि बोले सर और खिलाओ, तो सब ऑर्गेनिक थे। तो हमारे देश में ये जो प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं हमारे तंत्रज्ञान से, उसका फायदा है। गाय के बारे में इम्पोर्टेंट विषय, अब गोमूत्र से कैप्सूल बनी है। अब मैंने 8 दिन में कल विजयपत सिंघानिया, मुझे रेमंड वाले आए थे, उनके 9 प्रोजेक्ट्स हैं देश में। हमारे एक राजा पुरोहित करके, उनके पास 1 लाख गाय है राजस्थान में। अब गाय के ऊपर देशी गाय की जो नस्ल है उसमें से जो वूल तैयार होगा, जिसकी माँ का दूध 18 लीटर 20 लीटर है, वो अगर 2 लीटर गाय को अगर वो इंजेक्ट किया गया तो 12 लीटर की गाय तैयार हो सकती है। और गाय अगर इकोनॉमिकली वायबल हुई तो गोरक्षण की जरूरत ही नहीं है। और इसलिए आज हमारे देश में गाय, जैसे बात कहते हैं, आप लोग भी कहते हो, जल, जमीन, जंगल, जानवर, अब ये चारों बातों में इतनी क्षमता है कि हमारे देश में इसमें अगर रिसर्च होता है तो बहुत बड़ा फायदा होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी विषय है। समय की कमी है क्योंकि मेरे पास बहुत सी आइडिया है। ये वर्धा के आए डॉक्टर साहब, इन्होंने बाल काटने के बाद जो केस निकलते हैं उससे एमिनो एसिड बना है महात्मा गांधी विज्ञान इंस्टीट्यूट में। मैं वहाँ गया था। वहाँ से आने के बाद मुझे तो राजनीति करनी, अब मैं अगर 15,000 लोगों को रोजगार देता हूँ तो मुझे कोई मेरा जायरात छापने की जरूरत ही नहीं चुनाव जीतने की, क्योंकि उसकी फैमिली मेरे साथ आएगी। तो राजनीति में अच्छा काम करके कोई मतलब है नहीं, उसमें गलत नहीं है। तो मैंने हेमंत जाम्बेकर करके, हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है जो धर्मपेट कॉलेज में लेक्चरर है, मेरे साथ काम करते हैं, उनको कहा कि ये एमिनो एसिड बनाओ। अभी हमारे पास प्रोजेक्ट चालू है। अभी 100 किलो बाल हम लेकर, वो लड़कों को काम में लगा जो फेंकते थे बाल, अब उसमें से अभी 100-150 लोगों को रोजगार भी मिल गया। और मैं रोज 100 किलो का एमिनो एसिड बनाता हूँ और 550 रुपये लीटर, मल्टीनेशनल कंपनी का 450-550 लीटर भाव है। मैंने कहा 30 रुपये लीटर बेच दो सब किसानों को, तो 30 रुपये लीटर में तो भी वो लोगों को रोजगार मिला। अब वो एमिनो एसिड, अब गांव गांव में महिला भी बाल काटती है और आदमी भी बाल काटते हैं, और अगर एमिनो एसिड हो गया तो ये इनका चलेगा भी नहीं, इट इज़ ए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट। तो ये महात्मा गांधी विज्ञान इंस्टीट्यूट का, तो हमने उसको शुरू कर दिया। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो गरीब लोगों तक जाएगी और जिसमें अगर विज्ञान भारती काम करेगी तो उपयोग होगा। आखिर में एक बात, आप नाराज मत होइए, पर एक बात थोड़ा सा मैं आपको सुझाव दूंगा। ये चर्चा वगैरह बहुत होती है। मैं एक बार जब मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बना रहा था तो मुझे एक पत्रकार ने पुणे में मीट द प्रेस में पूछा था कि आप ये रोड कैसे बनाओगे। तब 3600 करोड़ का लोएस्ट टेंडर आया था, मैंने रिजेक्ट किया था। और मैंने उनको कहा कि मैं 2000 करोड़ में बनाऊंगा। और उन्होंने मुझे पूछा आपके पास पैसे कितने हैं, तो मैंने कहा 5 करोड़ रुपए। तो उन्होंने मुझे कहा कि 5 करोड़ रुपए हैं और आप 2000 करोड़ का काम 2.5 साल में पूरा करोगे। तो करदड़े करके इंडियन एक्सप्रेस में बहुत बड़े पत्रकार थे, पुणे में देहांत हो गया उनका। उनने पूछा कि आप लोग आते हैं, कुछ भी कहते हैं, और आपका ये समझ है कि हमने इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हमने लिखना चाहिए, क्या है आपके पास कि जिसके आधार पर ये होगा। तब मैंने उनको कहा था कि इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। देखो, हम तो दौड़ने वाले हैं। आप 10 दिन में आएंगे तो भी मेरे निर्णय इसके साथ होकर मैं अपने सेक्रेटरी को बोल दिया आपको मेरे साथ दौड़ना है। अगर मेरे साथ स्पीड में दौड़ोगे तो बराबर दौड़ोगे, गिरोगे तो मैं खींचते हुए लेके जाऊंगा आपको। मैं मिनिस्टर हूँ, मैं पॉलिसी बनाऊंगा, आप इम्प्लीमेंट करेंगे। मुझे प्रॉब्लम, मैं उनके तरफ देख के बोलता ही नहीं हूँ कभी। आप डायरी लेके, मैं जब बोलता हूँ तो आप डायरी लेके बैठिए और मैं क्या बोलता हूँ लिखते जाए, उसको इम्प्लीमेंट करिए। मैं बोलूँगा वैसे सरकार चलेगी। आपको चाहिए यू गिव मी द फाइल, आप निगेटिव लिखो ना, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बहुत से ऐसी चीज़ें, जैसे मैं डॉक्टर काकोडकर साहब को याद कर रहा था, आंध्र में हमारे इसमें सबसे बड़े यूरेनियम का एक बहुत बड़ा रिजर्व मिला हुआ है। और मैंने सुना कि उसमें जो यूरेनियम ओर बन रहा मिलता है उसमें से 0.04 ग्राम शायद प्योर यूरेनियम निकलता है। 2 महीने में शायद वो प्यूरीफाई होकर सक्सेस होगा। गुप्ता करके जिसके चेयरमैन थे, तो मैं उनको बुलाया मैंने दिल्ली में, आपकी मदद चाहिए।
तो मैं हमारे एनर्जी मिनिस्टर को कह रहा था, हमारे पास बहुत पावर का शॉर्टेज है। आज 3,40,000 करोड़ का एनपीए हो गया है। ना कोल है हमारे पास, प्रोजेक्ट खड़े हैं, और पूरी तरह से 4 मंत्री 4 विभाग है जिन्होंने देश के लिए एक एक विभाग का हिसाब करे तो बहुत हो गया। एक है लैंड एक्विजिशन, वो भी मेरे पास ही है बिल, अभी कल ही मैंने उस पर कॉन्फ्रेंस किया। ऐसा बिल बना हुआ है, पर वो किसानों के हितों की रक्षा करके उसमें आगे अच्छा क्या हो सकता है, इसमें राज्य सरकार के कल मैंने सुझाव दिए हैं। इसी समय पार्लियामेंट के सामने जाने की कोशिश करूँगा, पर उसके बाद काफ़ी कंसल्टेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम है, दूसरा रेलवे का प्रॉब्लम है, तीसरा डिफेंस का है। डिफेंस जहाँ परेड करती है वो अपने नाम पर जगह लिख देते हैं, तो वो डिफेंस का है। और चौथा प्रॉब्लम फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट का है। हमारे एक हाईवे में उन्होंने कहा कि जब आपकी गाड़ियाँ जाएगी तो बंदरों को आवाज़ के कारण तकलीफ होगी, इसलिए आप 1500 करोड़ का एलिवेटेड रोड बनाओ ताकि बंदर नीचे से जाएंगे, उनको आवाज़ नहीं आएगी। फिर यहाँ हमारा नागपुर जबलपुर का रास्ता बंद पड़ा हुआ है, सब थक गए। अब उसमें कोई भी जो वाघ है, टाइगर है, वो अगर जाएगा और आपके रोड 4 लेन आपने किया तो आवाज़ आएगा, तो टाइगर रास्ता क्रॉस कैसे करेगा। तो उन्होंने कहा कि वो 18 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बनाओ। मैंने बोला कितनी कीमत होती मालूम है क्या आपको? मैं बोला जो भी है, ये ट्रिब्यूनल का निर्णय है, 1800 करोड़। अब कहीं ना कहीं ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं कि एक एक प्रोजेक्ट 3-3, 4-4 साल लटक गए, और विदाउट लैंड एक्विजिशन, विदाउट फॉरेस्ट क्लियरेंस, विदाउट इन्वायरमेंट क्लियरेंस प्रोजेक्ट को वर्क ऑर्डर दे दिया। अब वो क्लेम कर रहे हैं। मेरे ही डिपार्टमेंट में 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। पावर में कोल माइंस नहीं खुलते, सब कोल माइन में प्रॉब्लम है, कहीं नहीं कर पाए। अब धीरे धीरे एनर्जी क्राइसिस तैयार हुआ है। एक तरफ पावर नहीं है और दूसरी तरफ पावर कोई ले नहीं रहा है। अगर पावर एक्सचेंज पे जाओगे तो ₹1.5 पावर का रेट है, और अनेक राज्यों में का पावर नहीं। मेरी पत्नी जब नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना, उन्हें पार्लियामेंट का दिल्ली में थी, तो मुझे कह रही थी सब अच्छा है, पर आप उनको एक बार बताइए कि हमारे गांव में, मैं धापेवाड़ा से, यही नज़दीक है 18 किलोमीटर, गांव में 4-4 दिन लाइट नहीं है। तो बोले हम कैसे करेंगे? एक तरफ पावर के प्रोजेक्ट बंद पड़े हुए जो कबाड़े में जाएंगे, दूसरी तरफ हमारे देश में गरीबों को गांव में पावर नहीं है। द बेसिक पॉलिसी ऑफ द पावर डिपार्टमेंट इज मोर जनरेशन मोर लॉसेस, सो द ऑप्शन इज नो जनरेशन नो लॉसेस। ये सही में इम्प्लीमेंट हो रहा है, और देश में जितने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उन्होंने सब हजारों करोड़ के लॉस में है। उसके लिए हम लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पावर मिनिस्ट्री के साथ भी मैं बैठता हूँ, और प्रधानमंत्री जी ने मुझे प्रमुख करके एक 4-5 डिपार्टमेंट के बारे में हर महीने में मीटिंग लेकर इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने की जिम्मेदारी दी है। तो मैं तो अभी इसके पीछे पड़ा हूँ कि ये प्रॉब्लम कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। मेरा आपसे इतना अनुरोध है कि 2 सेक्टर्स हैं, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, तीनों महत्वपूर्ण हैं, पर स्वदेशी विचारों के आधारित। गांव गरीब, मजदूर, किसान जो गरीब है, जो आखिरी व्यक्ति है, जिसके पास आज खाने के लिए रोटी नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं है, क्या उसका जीवन सुसह्य करने में टेक्नोलॉजी का उपयोग हो सकता है क्या? और मुझे लगता है इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी आप दीजिए, और इसके बारे में जो भी कोई वायबल चीज़ें हैं वो आप तैयार करके आपके थिंक टैंक में, अलग अलग फील्ड है, वैसे बहुत बोलने लायक और समय उतना नहीं है, आप ऐसे थिंक टैंक तैयार करके उनके पास के जो सॉल्यूशंस हैं आप मेरे पास आइए। सरकार के बीच में और आपके बीच में मैं ये काम करूंगा कि ये डिपार्टमेंट इसको स्वीकार करे, और आपने एक बार हमसे कन्विंस करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने कैसा करना, ये हमारा स्किल है, उसमें आप चिंता मत करिए। तो निश्चित रूप से ये करेंगे। और आने वाला समय, नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, और विवेकानंद जी की बात आपने सही कही, जब वो आए थे और चेन्नई में उनका भाषण हुआ था, उन्होंने कहा कि कुछ सालों तक आप मंदिर में जाना और भगवान की पूजा करना लगे तो बंद करो, पर इस देश को जो गरीब है, भूखे हैं, कंगाल है, इनके जीवन को सुसह्य करने के लिए पूरी ताकत लगा दो, उसके सिवा सुखी समृद्ध संपन्न हिंदुस्तान नहीं बनेगा। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस, विजनलेस लीडरशिप एंड नॉट टेकिंग डिसीजंस। अब हमको स्वदेशी के आधार पर ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान का उपयोग करके हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर 1 की ताकत बनाना है। और विवेकानंद जी ने कहा था कि हम बना सकते हैं, जितनी टेक्नोलॉजी ज्ञान हमारे पास है उसका हम उपयोग करेंगे। और इसलिए आने वाले समय में
देश को आगे ले जाने के लिए हम लोग किस प्रकार से इसका उपयोग करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे महत्वपूर्ण स्थिति पर 2 दिन आपने बैठकर बहुत अच्छा विचार किया है। आपके जो भी चिंतन से जो भी बातें निकलेगी वो डिपार्टमेंट वाइज ज़रूर मुझे दीजिए। मैं आपके बीच में और सरकार के बीच में इसमें ज़रूर कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करूँगा। आपके इस कॉन्फ्रेंस को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं।